तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करूंगा नेटफ्लिक्स के ऊपर हाल ही में ही रिलीज हुई एक बहुत ही बेहतरीन इंडोनेशियन हॉरर मूवी को, जो कि वहां पर धमाका मचा कर रख रही है। ये मूवी रियल स्टोरी के ऊपर बेस्ड है जिसका नाम है जर्नल रीसा बाय रीसा सारस्वती। कुछ सोर्सेज की मानी जाए तो ये फिल्म एक सच्ची घटना के ऊपर आधारित है जो कि डॉक्यूमेंट्री या फिर फाउंड फुटेज फॉर्म में है, यानी कि एक इंडोनेशियन फाउंड फुटेज हॉरर मूवी। ये फिल्म बहुत ही दिल दहला देने वाली है, तो इसको एंड तक जरूर देखिएगा। एंड में जो रिचुअल होता है वो तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और दोस्तों मैंने हाल ही में ही एक्सप्लेन किया है पोजेशन केरोसेकन नाम की एक बहुत ही बढ़िया फिल्म को, वो भी बहुत ही बढ़िया फिल्म है। अगर आपने उसे नहीं देखा है जाकर देख लेना, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिलेगा। और हाँ, हम 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स के बहुत ही नजदीक पहुंचते जा रहे हैं, तो इस जर्नी में हमारे साथ आइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं या फिर सब्सक्राइब नहीं किया है। 1 सेकंड आपको लगेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट जरूर कर देना, वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी की शुरुआत में हमें कुछ विजुअल्स दिखाए जाते हैं जहां पर कुछ लोग पॉजेस्ड हालत में नजर आ रहे थे, तो कुछ रिचुअल्स परफॉर्म करते हुए भी नजर आते हैं। तभी हम प्रोफेसर डॉक्टर मुलियांतो अब्दुल्ला को देख पाते हैं, जो कि ये कहते हैं कि कुछ लोगों का मानना है कि सुपरनैचुरल चीजों में विश्वास रखना बस एक डर की मैनिफेस्टेशन है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन ये सुपरनैचुरल चीजों की मान्यता हमारे कल्चर और सोसाइटी में पुराने वक्त से डीपली एम्बेडेड है, यानी कि इंडोनेशियन कल्चर के अंदर। और ये मान्यताएं समय के साथ बढ़ भी रही हैं। इंसान को समझना जरूरी है कि उसके अलावा इस दुनिया में और भी जीव हैं जो कि शायद दिखाई ना दें, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि जो दिखता नहीं है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। और हम किसी चीज को गलत भी नहीं बोल सकते सिर्फ इस बिहाफ पर कि वो अभी तक साबित नहीं हुई है। खैर, इसके बाद हम रीसा सारस्वती के बारे में बताया जाता है, जिसको इंडोनेशियन भाषा में रीजा भी कहते हैं, लेकिन मैं इसे रीसा ही कहूंगा। असल में जो रीसा है ना, वो एक फेमस इंडिगो है, यानी कि एक मीडियम है जो कि स्पिरिट्स को देख सकती है, उनसे बातें कर सकती है। अब इंडोनेशिया के अंदर इनकी एक टीम भी है जिन्होंने 2 साल पहले एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी सुपरनैचुरल बीइंग्स के एग्जिस्टेंस के बारे में, कि हाँ वो यहाँ पर होते जरूर हैं। अब इंटरव्यू के दौरान रीसा सारस्वती ये बताती है कि वो एक राइटर है, बैंड मेंबर है, कंटेंट क्रिएटर और एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी है। वो बोलती है कि वो भूतों को देख सकती है। वो कुछ भूतों के नाम भी लेती है, जैसे कि पीटर, विलियम्स, हैंस, हेंड्रिक, जैनशन और मैरियान। वो ये बताती है कि पहले वो उनको देखकर थोड़ा सा डरती थी, लेकिन समय के साथ उन्होंने उनसे बात करना शुरू कर दिया और उनकी कहानियां दुनिया को बताने की कोशिश करी अपनी किताबों के सहारे। और इसलिए इस मूवी का नाम जर्नल रीसा बाय रीसा सारस्वती रखा गया है। और हाँ, अगर अब बात इंडिगो की हो रही है तो मैंने इंडिगो से रिलेटेड एक सेपरेट मूवी बनाई है जो कि इंडोनेशियन हॉरर है। अगर आपने उसे नहीं देखा है जाकर देखना, वो काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि आपको इंडिगो के बारे में काफी डिटेल में जानने के लिए मिलेगा। एनीवेज, अब रीसा ये बताती है कि काफी लोग कहते हैं कि वो झूठ बोलती है, मगर उनके लिए ये नाम और इनकी कहानियां एकदम सच है, यानी कि भूतों की और स्पिरिट्स की। सबसे बड़ी बात यह है कि जो स्पिरिट्स और डीमंस वगैरह होते हैं, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग उन्हें मानते हैं कि नहीं, उन्हें बस अपनी कहानियां दुनिया के सामने लानी होती हैं। वो बताती है कि एक एंटिटी थी जिसने उन्हें बहुत डरा दिया था। रीसा ने गलती से उसका नाम अपने जर्नल रीसा पॉडकास्ट में ले लिया था। अब इंटरव्यूअर पूछता है कि उस एंटिटी का नाम क्या है, जिस बात पर रीसा उसका नाम बताने तक से इनकार कर देती है, ये कहते हुए कि उसका नाम लेना ठीक नहीं होगा। वो आगे ये बताती है कि उनके परिवार के लगभग सारे मेंबर्स के पास स्पिरिट से बात करने की एबिलिटी है और इसी वजह से उन्होंने जर्नल रीसा बनाया। खैर, अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है इन्वेस्टिगेशन साइट को दिखाते हुए, जहाँ पर जर्नल रीसा की टीम पहुंच चुकी थी और ये सुबह के 11 बजे हुए थे। रीसा बताती है कि जर्नल उनका प्रोसेस है स्पिरिट से कम्युनिकेट करने के लिए और दुनिया को बताने के लिए कि उन्होंने क्या देखा था। बेसिकली ये जो देखा करते थे उसको अपने जर्नल के अंदर नोट कर लिया करते थे। रीसा अपनी टीम को वो लोकेशन दिखाती है, ये बताते हुए कि यहाँ पर गोस्ट हंटिंग होगी। कैमरा रोल होता है और रीसा डॉक्यूमेंट्री की शुरुआत करती है, ये बताते हुए कि वो आज सर्च करने वाली है जस्ट बांदुंग के बाहर, जो कि साबुंग एरिया में है, और साथ ही साथ अपनी टीम को भी इंट्रोड्यूस करती है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को एक ऐसे ऐप के बारे में बताना चाहता हूं जो कि काफी इंटरेस्टिंग है। मेरे दोस्त प्रणव ने एक ऐसा ऐप बनाया है जो कि उनको और उनके सब्सक्राइबर्स को रोज 20,000 रुपए कमाने में हेल्प करता है। ये ऐप असल में AI बेस्ड है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और ये एविएटर गेम के अंदर सभी सिग्नल्स को एक्यूरेटली प्रेडिक्ट करता है। अब शुरुआत में तो मुझे भी विश्वास नहीं हुआ कि ये कैसे पॉसिबल है, लेकिन आप देखिए, आपको खाली यहाँ पर गेट सिग्नल बटन पे क्लिक करना होगा और ये जो सॉफ्टवेयर है वो आपको अगले राउंड के लिए काफी एक्यूरेट
ग्रेट आइडिया देगा। और अब आप देखिए, इसे मैंने पहली बार ही ट्राई किया है और आप देख सकते हैं कि मैंने 24,000 रुपए अर्न कर लिए हैं और इसलिए मैं आप सभी को इसे डेफिनेटली रिकमेंड करना चाहूंगा। और प्रणव अपने इस ऐप को हम सभी के साथ फ्री में शेयर कर सकते हैं, तो देरी किस बात की है। डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक पर क्लिक कीजिए और वहां पर जाकर बताइए कि आप गोस्ट सीरीज चैनल से आए हैं। तो जल्दी से जाकर इस ऐप का एक्सेस प्राप्त कीजिए और जल्दी से लाभ उठाइए। अब जो इनके टीम मेंबर्स हैं उनके नाम है डिमास्ता, निको और इंडी, काकांग, रीरी और फारुल, अंगा और जेफरी। और हाँ, एक और चीज जो यहाँ पर मैंने इन सभी के नाम लिए, यानी कि डिमास्टा, निको, इंडी, काकांग, रीरी, फारुल, अंगा और जेफरी, असल में जो रीसा है ना वो इन सभी की आंटी है और यहाँ पर ये सब जो है इसी के रिश्तेदार हैं और इसलिए उसने कहा था कि उसके जो फैमिली वाले हैं वो स्पिरिट्स को देख सकते हैं। अब इनकी टीम के साथ साथ वहां पर कुछ ब्रेव टेस्ट पार्टिसिपेंट्स भी मौजूद थे, यानी कि जो लोग देखना चाहते थे कि स्पिरिट्स होती हैं या फिर नहीं। वो होता है ना कि भीड़ के अंदर से कोई भी सिलेक्टेड मेंबर्स होते हैं जो कि किसी भी टीम के अंदर आ जाते हैं कि उनको भी वो चीज देखनी होती है, तो इनके नाम होते हैं आरदी, फेली और प्रिंसा। अब फारुल जो होता है वो रीसा से उनको इंट्रोड्यूस करवाता है और रीसा ये कहती है कि हंट स्टार्ट करने से पहले सभी प्रे करेंगे जिसे अंगा लीड करेगा। वो लोग प्रे करते हैं और उसके बाद ब्रेव टेस्ट पार्टिसिपेंट्स यानी कि जो 3 थे वो कैमरा के आगे बताते हैं कि उन्होंने इस हंट के लिए जर्नल रीसा को क्यों ज्वाइन किया। अब जो आरदी होता है वो ये बताता है कि उसे ये सब काफी इंटरेस्टिंग लगता है और वो रीसा का बहुत बड़ा फैन भी है। फेली बताती है कि उसे स्पिरिट से मिलना, एक्सपीरियंस करना है और प्रिंसा ये कहती है कि लोग उसका नाम अक्सर गलत बोलते हैं, लेकिन जो रीसा है वो भूतों का नाम हमेशा याद रखती है, तो क्या पता ये ज्वाइन करने से लोग उसका भी नाम याद रखेंगे। अब इतने में ही पीछे से एक अजीब सी आवाज आने लगती है और वो सभी डर जाते हैं, लेकिन पीछे देखने पर यह पता चलता है कि वहां पर तो बस एक चूहा था। खैर, अब वहां पर अचानक से तेज बारिश शुरू हो जाती है जिस वजह से वो हंट को रोकते हैं और रात होने का इंतजार करते हैं, यानी कि ये कोई अच्छा साइन नहीं था, ये बैड ओमन हो चुका था। अब रात को 9 बजे वो लोग अपनी हंटिंग को शुरू करते हैं, जहां पर रीसा सब लोगों को 3 टीम्स में बंट जाने के लिए कहती है और सब उसकी बात मानते हुए अलग अलग जगह पर हंटिंग शुरू कर देते हैं। फारुल की टीम को कुछ आवाजें आती हैं और वहीं दूसरी तरफ डिमास्ता अपनी टीम को एक स्पॉट पर ले जाकर उन्हें ये कहता है कि मुझे ये लगता है कि यहाँ पर एक एंटिटी है जिसकी वजह से मैं यहाँ पर खींचा चला आया। रीसा इंडी से पूछती है कि उसे कैसा फील हो रहा है, जिस पर इंडी कहती है कि उसका रोने का मन कर रहा है, तो रीसा उससे ये कहती है कि घबराने की जरूरत नहीं है। अब अंगा प्रिंसा से पूछता है कि तुम कितनी क्यूरियस हो, जिस पर प्रिंसा कहती है कि बहुत ही ज्यादा, क्योंकि उसने कभी भी स्पिरिट्स को ना ही देखा है और ना ही महसूस किया है और वो उनको जरूर देखना चाहेगी। कि तभी अचानक से ऊपर झाड़ियों से कुछ आवाज आती है जिन्हें वो लोग सुन पाते हैं। खैर, अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है रीसा की तरफ, जहाँ पर वो अजीब तरह से गुर्राने लगती है एंड एज एन ऑडियंस हम नोटिस कर पाते हैं कि वो पजेस्ड हो गई थी। बाकी लोग उन्हें किसी तरह संभालते हैं और इसी दौरान फेली काफी डर चुकी थी। खैर, अब जर्नल रीसा टीम जो होती है वो प्रिंसा, फेली और आरदी को अलग अलग स्पॉट्स पर कैमरास के साथ अकेला छोड़ देते हैं ब्रीव टेस्ट कंडक्ट करने के लिए, ये बताते हुए कि उन्हें कुछ भी फील हो तो वो कैमरा में बताएं और अगर उन्हें किसी भी हेल्प की जरूरत पड़ेगी तो वो क्लैप कर दे और टीम वहां पर पहुंच जाएगी। आरदी, फेली और प्रिंसा अपने अपने फोन के कैमरास को भी ऑन कर लेते हैं ताकि वो पर्सनल वीडियो को भी रिकॉर्ड कर पाएं और उस जगह को वो एक्सप्लोर करना शुरू कर देते हैं और जर्नल रीसा टीम उन्हें मॉनिटर करती है। अब जगह को एक्सप्लोर करते हुए प्रिंसा गाना गाने लगती है जिसको सुनकर आरदी और फेली काफी डर जाते हैं। खैर, थोड़ी देर तक घूमने के बाद प्रिंसा बोर होकर रीसा की किताबों की स्पिरिट्स का नाम लेने लगती है, जैसे कि पीटर, हैंस इत्यादि, जो कि उसने स्टार्टिंग में बताए भी थे। अब रीसा ये देखकर काफी अजीब फील कर रही थी। तभी प्रिंसा कहती है कि क्या उसे उस स्पिरिट का नाम लेना चाहिए जिसका नाम लेने से रीसा ने मना किया था और अब वो तेजी से बार बार सेमैक बोलने लगती है और उसके फ्रंट कैमरा से हम देख पाते हैं कि उसके पीछे एक भयानक एंटिटी धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी, जिसके चलते उसे थोड़ी सी बेहोशी महसूस होती है और उसे पेट पर अचानक से ही उस एंटिटी का हाथ आता हुआ दिखाई देता है और उसे देखकर वो चिल्लाकर भागने लगती है, लेकिन तब तक वो पजेस्ड हो गई थी। एंड एज एन ऑडियंस हम देखते हैं कि प्रिंसा अजीब तरह से जीभ बाहर निकालकर अजीब ही तरह से गुर्रा रही थी और जमीन पर रेंग भी रही थी। रीसा की टीम जो ये सब मॉनिटर में देख रही होती है, उनकी स्क्रीन अचानक से स्टैटिक हो जाती है और ये सब देखकर वो लोग भागकर प्रिंसा की तरफ आते हैं। अब अंगा और डिमास्ता प्रिंसा को प्रेयर्स करते हुए संभालते हैं और दूसरों को बताते हैं कि वो पजेस्ड हो चुकी है। अब रीसा को उस स्पॉट पर काफी कुछ अजीब सा फील होता है और वो दूसरों को वहां से जाने के लिए कहती है। सभी लोग डिसाइड करते हैं कि आज के लिए इतना हंट बहुत है और पैकअप करके वहां से निकल जाते हैं। अगले दिन रीसा और कुछ टीम मेंबर्स प्रिंसा की पजेस्ड होने वाली वीडियो को देखते हैं, जहां पर रीसा कहती है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्रिंसा की बार बार नाम चिल्लाने की वजह से वो एंटिटी उसके अंदर आ गई, उसे पजेस कर लिया। टीम मेंबर्स पूछते हैं कि क्या ये वही एंटिटी है जिसके बारे में लोग ट्विटर पर बात कर रहे थे, जिस पर रीसा कहती है कि हाँ,
हो सकता है, और उसका नाम बिल्कुल मत लेना। अब रीसा और उसकी जो टीम होती है वो प्रिंसा की डेली एक्टिविटीज को फॉलो करना बरकरार रखते हैं। अब जो प्रिंसा वाली वीडियो थी ना वो वायरल हो गई थी और प्रिंसा मार्केट से फिश लेकर आ रही होती है और रास्ते में उसे कुछ लोग मिलते हैं जो कि उसके साथ सेल्फी ले रहे थे, वो भी ये पूछते हुए कि वो वही वायरल वीडियो वाली लड़की है ना। वहीं दूसरी तरफ रीसा टीम मेंबर्स को ये बताती है कि प्रिंसा के ऊपर नजर रखना जरूरी है क्योंकि उनको लगता है कि प्रिंसा पर अभी भी कोई ऊपरी साया हो सकता है। टीम मेंबर रीसा से पूछते हैं कि ऐसा क्यों, जिस पर रीसा जवाब देती है कि वो साया ऊवा सातिरा हो सकती है क्योंकि उसकी दूर की रिश्तेदार वो हुआ करती थी। उसे ये नाम तब मिला जब वो रीसा और उसकी फैमिली को हॉन्ट करने लगी। रीसा के पिता के मुताबिक अगर ऊवा सातिरा को 5 दिन तक पजेस्ड इंसान के शरीर से नहीं निकाला गया तो पजेस्ड इंसान की आत्मा उसका शरीर छोड़ देगी और उसका शरीर ऊवा का हो जाएगा। खैर अब अचानक से ही होता यह है कि रीसा की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और दूसरी तरफ अंगा और इंडी जो होते हैं वो प्रिंसा के घर पहुंच जाते हैं, जहां पर प्रिंसा व्लॉग बनाते हुए इनका स्वागत करती है। उसी दौरान वहां पर बायो आ जाता है जो कि रीसा जर्नल की टीम अंगा और इंडी को देखकर थोड़ा सा भड़का हुआ था, मगर प्रिंसा उसे शांत करती है। अब इंडी प्रिंसा से पूछती है कि क्या करेज टेस्ट के बाद प्रिंसा को कुछ अजीब लगा, जिसका जवाब प्रिंसा नाम में ही देती है। अब अंगा प्रिंसा को बताता है कि वो वीडियो यूट्यूब पर वायरल हो गई, मगर रीसा जर्नल की टीम को लगता है कि प्रिंसा के ऊपर एक ऊपरी साया आ चुका है और क्लेंजिंग रिचुअल परफॉर्म करने की परमिशन वो चाहते हैं, जिस पर प्रिंसा हाँ कर देती है। लेकिन जैसे ही अंगा रिचुअल परफॉर्म करने आगे बढ़ता है वैसे ही हम देख पाते हैं कि प्रिंसा अचानक से वहां से उठकर चली जाती है। एज एन ऑडियंस हम नोटिस करते हैं कि वो पजेस्ड हो गई थी। खैर अब इंडी उसके पीछे जाती है कि तभी वहां पर उसको रीरी नजर आती है। उसका पीछा करने पर अचानक से एक स्पिरिट उसे अंधेरे में खींचने लगती है और अंगा आकर उसको संभालता है। इंडी उसे बताती है कि वो स्पिरिट कोई और नहीं बल्कि शायद से ऊवा ही है। अब इंडी के हाथ पर घाव आ चुका था और पीछे गेट अपने आप खुल जाता है जहां पर प्रिंसा बैठी हुई थी और बायू उसे देखने जाता है। डॉक्यूमेंट्री कैमरा में इंडी बताती है कि ऊवा ऐसे लोगों का रूप ले लेती है जिन्हें हम जानते हैं, तो उसे लगा कि वो रीरी होगी। अब डॉक्यूमेंट्री टीम को प्रिंसा के घर में कैमरास लगाने की परमिशन मिल जाती है और वो लोग अलग अलग स्पॉट्स पर कैमरा को सेटअप करते हैं ताकि वो प्रिंसा को हर तरफ से नोटिस कर पाएं। अब रात के 2:04 हो रहे थे और घर के अंदर हलचल होनी शुरू हो जाती है। लाइट्स फ्लिकर करने लगती हैं और हॉल के गेट्स अपने आप खुल जाते हैं। हम सफेद कपड़े में ढकी हुई एक एंटिटी को हॉल में चलता देखते हैं और डॉक्यूमेंट्री टीम के 2 लोग ये सब रिकॉर्ड कर रहे थे। उनमें से एक वो सफेद कपड़ा खींचता है लेकिन उसमें कोई नहीं था और ये देखकर वो दोनों बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं कि तभी अचानक से प्रिंसा उनके सामने आ जाती है और पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो, और उससे डिजीनेस होने लगती है। अब तभी अंगा उनसे ये पूछता है कि हुआ क्या, लेकिन वो दोनों अंगा को कुछ भी नहीं बता पाते और प्रिंसा अपने कमरे में सोने चली जाती है, यानी कि ये उसी एंटिटी का काम था। अब अगली सुबह हम देखते हैं कि प्रिंसा और बायू एक पॉडकास्ट के लिए निकल गए थे। जाने से पहले प्रिंसा अपने व्लॉग में कहती है कि उसे अपने 5 साल के यूट्यूब जर्नी के दौरान कभी इतनी अटेंशन नहीं मिली जितनी अब मिल रही है और ये पहली बार है जब किसी ने उसे पॉडकास्ट करने के लिए बुलाया है। अब बायू और प्रिंसा जो होते हैं वो पॉडकास्ट के सेट पर पहुंच गए थे और पॉडकास्ट को शुरू किया जाता है, जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है शाम के वक्त पर, जहाँ पर अंगा बाकी सबको बताता है कि बायू ने उसे बताया कि प्रिंसा पॉडकास्ट के दौरान काफी गुस्सा हो गई थी। तभी वहाँ पर बायू और प्रिंसा आ जाते हैं और अंगा प्रिंसा से कहता है कि उन्हें एक बार और क्लेंजिंग करनी चाहिए, लेकिन प्रिंसा इस बात पर भड़क जाती है और अपने कमरे में चली जाती है। अब रात को जब सो रहे होते हैं तब प्रिंसा पजेस्ड हालत में चाकू उठाकर इंडी की तरफ बढ़ती है और कैमरा में देखते हुए नाइफ जमीन पर ठोकने लगती है। सुबह सभी लोग प्रिंसा को देखते हैं लेकिन वो कहीं पर भी नहीं थी और वो कल रात की फुटेज को चेक करते हैं। तभी बायो को फोटो स्टूडियो से कॉल आता है जो कि कल रात के हादसे के बारे में उसे बताते हैं और जल्दी स्टूडियो आने के लिए बोलते हैं। सभी लोग स्टूडियो पहुंच जाते हैं जहां पर इंडी और रीरी प्रिंसा को नेकेड हालत में पाते हैं और एक कपड़े से ढककर उसे संभाला जाता है। प्रिंसा होश में आती है और बायू से पूछती है कि वो कहां पर है, यानी कि उसे कुछ भी नहीं पता था कि उसके साथ हुआ क्या। खैर अब रीसा को घर पर दिखाया जाता है जहां पर डॉक्यूमेंट्री टीम के मेंबर्स उन्हें कल रात की घटना और स्टूडियो की वीडियोस दिखाते हैं। रीसा पूछती है कि क्या वो अकेली है जिन्होंने ये वीडियो देखी, जिस पर वो बताता है कि टीम में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो बायू को ये वीडियो दिखा पाए। खैर अब तभी टीम मेंबर रीसा से ये पूछता है कि उनको क्या लगता है, क्या ये वही एंटिटी सेमेक हो सकती है, और रीसा उसे ऊवा सतीरा के बारे में बताती है। वो बोलती है कि ऊवा उनकी लेट ग्रैंड माँ की बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी जो कि रिलीजन से काफी दूर थी। एक बार उनकी ग्रैंड माँ ने ऊवा को प्रेयर क्लॉथ गिफ्ट किया था, लेकिन ऊवा ने उसे लेने से ही इनकार कर दिया। ऊवा की मृत्यु के बाद वो रीसा के परिवार को हॉन्ट करने लगी और तब जाकर रीसा के पिता और ग्रैंडपा ने ऊवा की स्पिरिट को बांधने का सोचा और तब से उसका नाम सेमेक पड़ गया था।
टीम मेंबर रीसा को बताते हैं कि पॉडकास्ट में प्रिंसा ने सेमेक का नाम लिया था। अब बातों के दौरान रीसा को बाहर अपना बेटा आरी नजर आता है जो कि बहुत ही तेज झूला झूल रहा था। वो उसे अपना ख्याल रखने के लिए कहती है और टीम मेंबर से बात जारी रखती है, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद में ऊपर से उसका पति डिमास्ता उसके बेटे को गोद लिए नीचे आता है और वो ये देखकर चौंक जाती है। पीछे देखने पर झूला खाली था, लेकिन वो अपने आप घूम रहा था, यानी कि वो स्पिरिट यहाँ पर भी मौजूद जरूर थी। खैर, अब रात के वक्त डिमास्ता अपने फोन से रीसा और आरी को रिकॉर्ड करते हैं, ये बताते हुए कि डॉक्यूमेंट्री टीम ने उन्हें ऐसा करने को कहा है और दोपहर की घटना जो हुई थी उसके बाद तो ऐसा करना काफी जरूरी था। अब रीसा को हाथ में तेज खुजली होने लगती है और वो स्क्रैच करे जा रही थी। डिमास्ता के पूछने पर वो ये कहती है कि कोई नहीं, अब सो जाते हैं, लेकिन पीछे देखने पर आरी वहां पर नहीं था। ये देखकर वो दोनों काफी घबरा गए थे कि तभी चाइल्ड मॉनिटर स्क्रीन पर हम ये देखते हैं कि आरी अपने कमरे में ही सो रहा होता है, लेकिन उसके साइड में एक एंटिटी बैठी हुई थी, यानी कि ऊवा। और रीसा और डिमास्ता भागते हुए आरी के कमरे में जाते हैं जहां पर वो रोने लगता है और वो दोनों उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं क्योंकि उसे अचानक बहुत ही तेज बुखार हो गया था। हॉस्पिटल के अंदर रीसा काफी घबराई हुई थी, लेकिन डिमास्ता उन्हें संभालते हैं, ये कहते हुए कि अब आरी का फीवर कम हो चुका है और उसकी हालत अब बेटर है। डिमास्ता आरी को देखने जाते हैं और तब तक परिवार के बाकी मेंबर्स भी वहां पर आ गए थे और वो रीसा को संभालते हैं। रीसा कहती है कि हमें फादर से बात करनी होगी, जिस पर बाकी लोग ये बोलते हैं कि वो इस मैटर को हैंडल कर लेंगे और रीसा बस आरी और अपना ख्याल रखे। जर्नल रीसा टीम फादर से बात करने जाती है, जहां पर वो फादर को बताते हैं कि प्रिंसा ने पॉडकास्ट के अंदर सेमेक का नाम ले लिया था, जिस पर वो प्रिंसा को बेवकूफ कहते हैं, ये बोलते हुए कि इसका अंजाम तुम सब लोग जानते हो कि कोई ऐसी गलती जानबूझकर कैसे कर सकता है, तुम लोगों ने उसे बताया नहीं था। जिस पर वो कहते हैं कि उन्होंने सब कुछ मेंशन किया था, लेकिन प्रिंसा ने शायद बेवकूफी में ऐसा कर दिया या फिर अटेंशन पाने के लिए। अब प्रिंसा का कजन बायू जो होता है वो उसे प्रेयर क्लॉथ देता है और उससे कहता है कि वो प्रेयर्स कर ले ताकि उसे थोड़ी शांति मिले, लेकिन प्रिंसा प्रेयर्स को टालने की कोशिश कर रही थी। अब बायू उसे इंसिस्ट करता है, ये कहते हुए कि उसके बाद वो प्रेयर करेगा, लेकिन अचानक से ही प्रिंसा की आंखें ऊपर चली जाती हैं और वो पजल्ड हालत में ये कहती है कि बायू अकेले स्वर्ग चला जाए। वो बड़ी सी राइस फील्ड में खुश है और अजीब तरह से हंसने लगती है। अब तभी हमको बताया जाता है कि प्रिंसा पर क्लेंजिंग रिचुअल रेगुलरली किया जाता है, जिसे डॉक्यूमेंट्री टीम द्वारा मॉनिटर और रिकॉर्ड किया जा रहा था। तीसरा दिन आ जाता है और प्रिंसा कैमरा के आगे ये कहती है कि उसे बहुत थकावट महसूस हो रही है। वो क्लेंजिंग रिचुअल रोज करवा कर थक चुकी है और उसके साथ रोज अजीब घटनाएं घट रही हैं, इसलिए आज उसने प्रिकॉशंस लिए हैं। तभी हम उसके रूम के दरवाजे पर दस्तक को सुनते हैं और देखते हैं कि इंडी उसके साथ सोने आई है। प्रिंसा इंडी से पूछती है कि तुम्हें डर नहीं लगता, जिस पर इंडी कहती है कि कभी कभी लगता है, लेकिन यहाँ पर सब हैं तो हम सेफ हैं। प्रिंसा इंडी से पूछती है कि क्या उसका कोई बेस्ट फ्रेंड है, जिस पर इंडी बोलती है कि उसका बड़ा भाई निको उसका बेस्ट फ्रेंड है और बाकी सब भी उसके दोस्त हैं। कि तभी अचानक से एज एन ऑडियंस हम देखते हैं कि प्रिंसा फिर से पजेस्ड हो गई थी और वो इंडी से कहती है कि हम भी 4 बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे, उसमें से 2 अपने पेरेंट्स के साथ शहर चले गए थे और 2 जो बचे हुए थे वो अब साथ नहीं है। एक ने खुद को खत्म कर लिया और एक मर गई बिना जिंदगी में एक भी बार प्रेयर करे। ये सब सुनकर इंडी बहुत डर जाती है क्योंकि उसका एहसास हो गया था कि ये प्रिंसा नहीं बल्कि ऊवा है। तभी अचानक से ही घर की लाइट चली जाती हैं और इंडी उस रूम में लॉक्ड हो जाती है। ऊवा इंडी को बुरी तरह से हॉन्ट करती है और डॉक्यूमेंट्री कैमरास में ये सब रिकॉर्ड हो रहा था। हम देख पाते हैं कि प्रिंसा दीवार पर रेंग रही थी और बुरी तरह से पोजेशन उसको हो गया था। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थी। खैर, थोड़ी देर के बाद में वहां पर बायू और बाकी लोग आकर इंडी और प्रिंसा को संभालते हैं और रीसा और उनके पिता को वहां पर बुलाया जाता है। अब रीसा के जो पिता होते हैं वो घर को क्लेंस करते हैं और बाकी लोगों की हेल्प के साथ प्रिंसा को प्रेयर्स कराने की कोशिश करी जाती है, मगर प्रिंसा पजल्ड हालत में अपना हाथ पैर मोड़ने लगती है और सब पर हमला करने लगती है। वो एक चाकू लेकर निको पर हमला करती है, लेकिन किसी तरह बाकी लोग उसको संभालते हैं। रीसा ये भी कहती है कि ऊवा उसे पजस कर ले, लेकिन ऊवा उसके अंदर नहीं जाना चाहती थी। एनीवेज, अब रीसा के पिता बाकी लोगों को बताते हैं कि उन्हें लगता है कि ये कोई और स्पिरिट है ऊवा के फॉर्म में। वो बाकियों को प्रिंसा के साथ ऊवा के ही गांव जाने के लिए कहते हैं, ये बताते हुए कि इस स्पिरिट को वहीं पर बांधा जा सकता है और उन्हीं लोगों ने ऊवा को भी बांधा था। रीसा डॉक्यूमेंट्री में बताती है कि अगर इस स्पिरिट को जल्दी ही नहीं बांधा गया तो प्रिंसा कभी वापस नहीं आएगी। अब अंगा, बायू और बाकी लोग प्रिंसा को ऊवा के विलेज लेकर जाते हैं, जहां पर आते वक्त वो कुछ लोगों को एक कब्र को ले जाते हुए देखते हैं जो कि खाली थी। विलेज में एंटर करने पर वहां पर ढेर सारी अजीब चीजें दिखाई देती हैं जो कि काला जादू करने के लिए इस्तेमाल हुआ करती थी या फिर कई तरह के अलग अलग रिचुअल्स में। वहां के लोग उन्हें देखकर काफी भड़क जाते हैं और उन पर पत्थर फेंकने लगते हैं। अंगा उन्हें बताता है कि वो इस गाँव के हेड से मिलने आए हैं और तभी एक औरत ईतो उनको हेड के पास ले जाती है। रास्ते में हम खून से सनी मैट्स को प्रिपेयर होता हुआ देख पाते हैं और अंगा उसके बारे में पूछता है, जिस पर ईतो ये बताती है कि ये मैट्स असल में रिचुअल्स के लिए हैं ताकि अब कोई और ना मरे।
उसी दौरान प्रिंसा को एक न्यू बॉर्न बेबी दिखाई देता है जिसको देखकर वो बहुत ही ज्यादा हंसने लगती है। खैर अब लोग ऊवा के घर पहुंच जाते हैं और प्रिंसा उसे देखकर हंसने लगती है। वो पजल्ड हो चुकी थी और उस घर के गेट को खोलकर वहां बैठ जाती है। वो लेडी उस घर को क्लेंस करती है और वहां के हेड आकी को वहां बुलाया जाता है। खैर अब हेड जो होता है वो इन सबसे आकर यही पूछता है कि क्या वो लोग एसेंग यानी कि रीसा के पिता के ग्रैंड चिल्ड्रंस हैं, जिस पर वो हाँ करते हैं। ऑब्वियस सी बात है कि रीसा उनकी आंटी है तो वो लोग उसके ग्रैंड चिल्ड्रन ही तो हुए। एनीवेज हेड आकी यहाँ पर प्रिंसा को एग्जामिन करते हैं। वो कहते हैं कि ये तो 5वां दिन हो चुका है और एक लाइन दोहराते हैं 100 बॉडीज 200 बॉडीज 300 बॉडीज और अगले ही पल प्रिंसा भी ये लाइन दोहराने लगती है और हेड आकी कहते हैं कि तुमने खुद को रिवील कर दिया है ऊवा, जिस पर अंगा ये कहता है कि रीसा के पिता ने तो ये बताया था कि ये ऊवा सातिरा है ही नहीं, तो फिर ये है कौन। जिस पर हेड आकी ये कहते हैं कि इस गांव के अंदर खाली ऊवा आतिरा को ही सेमेक नहीं कहा जाता, बल्कि हर उस स्पिरिट को जो कि इस गांव को हॉन्ट करती है उसको सेमेक कहते हैं। एनीवेज अब वो लोग प्रिंसा को घर के अंदर लेकर जाते हैं और अंगा एक फोटो को देखकर ये बताता है कि ये मेरी ग्रैंड माँ है और उनकी बेस्ट फ्रेंड्स के नाम भी वो बोलता है, जिनके नाम ऊवा सातिरा, इनॉक उसकी ग्रैंड माँ, मार्क आया ग्रैंड मास एल्डर सिस्टर और ऊवा इमास। अब प्रिंसा उस घर के अंदर तोड़ फोड़ करती है ये कहते हुए कि तुम लोगों को क्या लगा कि मैं अपने घर ही आने से डरूंगी। अब बाहर हेड आक की डॉक्यूमेंट्री कैमरा के अंदर बताते हैं कि ये गांव पिछले 4 साल से श्रापित है, जिस वजह से यहाँ पर खेती नहीं होती, सूखा रहता है, अननेचुरल डेथ्स होती रहती हैं और स्पिरिट्स लोगों को हॉन्ट करती हैं। बेसिकली यहाँ पर इविल स्पिरिट्स आसपास बहुत सारी थी क्योंकि ये लोग जो थे वो हमेशा ही स्पिरिट्स वगैरह को बांधा करते, जिसके चलते इविल स्पिरिट्स ने इस गांव को ही श्राप दे दिया था। खैर अब हम गांव के लोगों को रात के रिचुअल के लिए तैयारी करते देखते हैं और अंगा और बाकी सब रात होने का इंतजार करते हैं। रात को डॉक्यूमेंट्री टीम कैमरा सेटअप करके प्रिंसा और बायू को एक कमरे में रुकने के लिए कहती है जब तक वो रिचुअल की तैयारी देख रहे हैं और वहां से चले जाते हैं। बायू प्रिंसा को देखकर कहता है कि मेरी कजन को परेशान करना बंद कर दो, जिस पर प्रिंसा कहती है कि मैं यही हूँ और मैं बहुत थक चुकी हूँ, मुझे घर जाना है। बायू उसे गले लगाकर कहता है कि एक बार तुम ठीक हो जाओ, उसके बाद तुम जो चाहोगी मैं ला कर दूंगा। अब इतने में हम देखते हैं कि प्रिंसा पजेस्ड हो जाती है और कहती है कि उसे न्यू बॉर्न बेबी का मांस खाना है, क्या वो लाकर देगा। वो उसके ऑर्गन्स का स्वाद कभी नहीं भूल सकती और बायू ये सुनकर बहुत डर जाता है। वहां का जो बल्ब था वो फूट गया था और बायू पैनिक करने लगता है। अब डॉक्यूमेंट्री टीम के मेंबर ककंग वहां पर आते हैं और हमें कैमरा के अंदर वो एंटिटी गुर्राते हुए दिखाई देती है। प्रिंसा वहां से गायब हो चुकी थी और वो लोग उसे ढूंढने लगते हैं। अब घर के अंदर ढूंढते वक्त बायू और ककंग अचानक से ही किसी अजीब सी जगह पर टेलीपोर्ट हो जाते हैं जहां पर ढेर सारे ब्लैक मैजिक करने की चीजें रखी हुई थी और वो वहां से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, मगर वहां पर बाहर का कोई रास्ता नहीं था। ककंग के पीछे मुड़ने पर बायू वहां से गायब हो चुका था और वो एंटिटी ककंग को हॉन्ट करती है। अब किसी तरह से ककंग को बायू मिलता है और वो वापस से उस घर में आ जाते हैं। इस बार वो मेन गेट से बाहर जाने की कोशिश करते हैं और गेट खुलता है और बायू अपना हाथ गेट पर रखता है कि तभी गेट तेजी से बंद हो जाता है और बायू का हाथ गेट के बीच फंस गया था और बहुत बार कोशिश करने के बाद उसका हाथ बाहर निकलता है, लेकिन उसका हाथ बुरी तरह से कट चुका था और उससे खून बह रहा होता है। अब किसी तरह बायू और ककंग बाकियों तक पहुंचते हैं और उन्हें बताते हैं कि प्रिंसा गायब है। अब वो लेडी जिसके हाथ में बच्चा था, जो कि शुरुआत में इनको दिखाई दी थी, जिसको देखकर प्रिंसा हंस रही थी, वो भागते हुए आती है ये बताते हुए कि वो उसके बच्चे को ले गई और वो हेड अकी से हेल्प मांगती है। अब ईतो यहाँ पर सबसे पहले ये कहती है कि वो राइस फील्ड की तरफ गई होगी और आपको याद भी होगा कि शुरुआत में जो प्रिंसा जब पजेस हुई थी वो ये भी कह रही थी कि उसके राइस के खेत ही बहुत अच्छे हैं, वो उनसे ही खुश है, यानी कि वो स्पिरिट ये बोल रही थी। शायद से वो इसी राइस फील्ड में बचपन में खेलती होगी या फिर जो कुछ भी है। खैर अब गांव के सभी लोग और जर्नल रीसा की टीम प्रिंसा को चारों तरफ ढूंढने लगते हैं। उन्हें फील्ड में बच्चे की रोने की आवाज भी आ रही थी, जिसको फॉलो करते हुए वो प्रिंसा तक पहुंच जाते हैं, जो कि पजेस्ड हालत में वहां पर बच्चे को हाथ में लेकर खड़ी थी। बच्चे को उससे ले लिया जाता है और प्रिंसा को एक चेयर पर बांध दिया जाता है और अब जो रिचुअल शुरू होगा उससे सभी का कुछ ना कुछ फट जाएगा। खैर यहाँ पर ईतो प्रिंसा को क्लेंस करने की कोशिश करती है, मगर वो अपने हाथ पैर मोड़ने लगती है। ईतो अब गांव वालों से कहती है कि इसे मैट से लपेट दो और ये वही मैट्स हैं जिनको गांव के अंदर आते वक्त इन लोगों ने शुरुआत में देखा था, जिनको खून से रंगा गया था। अब यहाँ पर ईतो जैसा कहती है वैसा ही किया जाता है। प्रिंसा को एक चेयर पर बांधकर हेड अकी के पास लाया जाता है, जो कि एंसेस्टर्स को याद करके रिचुअल शुरू करते हैं। डॉक्यूमेंट्री टीम और बाकी गांव वालों को घर के अंदर रहने के लिए बोला जाता है और कहा जाता है कि किसी भी कीमत पर बाहर ना आए। अकी बताते हैं कि रिचुअल के दौरान नर्क का दरवाजा खुलेगा और उससे सिर्फ ऊवा ही नहीं बल्कि कई सारी स्पिरिट्स बाहर आएंगी
और यहाँ पर जितनी भी इविल स्पिरिट्स हैं उन सभी को मिलाकर सेमेक का नाम दिया गया है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो प्रिंसा है ना, उसको खाली एक स्पिरिट ने नहीं बल्कि मल्टीपल डिमोनिक स्पिरिट्स ने पदस किया था। तभी यहाँ पर ये पिन पॉइंट नहीं हो पा रहा था कि ये स्पिरिट ऊवा की है या फिर किसी और की, क्योंकि आपको याद होगा हेड ने जब 100 बॉडीज, 200 बॉडीज, 300 बॉडीज बोला था तो 300 बॉडीज के बाद उसकी बात आई थी, यानी कि प्रिंसा ने कुछ कहना शुरू किया था, यानी कि उसके अंदर की स्पिरिट्स ने। इसका मतलब यह है कि इसके अंदर 300 से ज्यादा इविल स्पिरिट्स का वास था, जो कि एक फॉर्म में आ जाती हैं जिनको सेमेक कहा जाता है। खैर अब ईतो और कुछ रिचुअल शुरू करते हैं जो कि एक्सपीरियंस्ड होते हैं। अकी बताते हैं कि उन्होंने बलि के तौर पर एक एनिमल की बॉडी तैयार रखी है, लेकिन स्पिरिट्स ही तय करेंगी कि उन्हें इंसान चाहिए या फिर जानवर, यानी कि इस गांव से या तो इंसान खत्म होगा या फिर जानवर से भी काम चल जाएगा। खैर अब रिचुअल चैंटिंग वगैरह शुरू करी जाती है और स्पिरिट को प्रिंसा के शरीर को छोड़ने के लिए कहा जाता है, लेकिन बार बार वो स्पिरिट ऐसा करने से इनकार कर रही थी। मजबूरन उन्हें एक बकरी की बलि देनी पड़ती है जिसका खून प्रिंसा को पिलाया जाता है, और ये देखकर बायु बहुत घबरा गया था। वो अंगा से कहता है कि ये सब गलत हो रहा है। अब अंगा और बाकी सब रिचुअल स्पॉट की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन अक्की का एक आदमी उन्हें वहीं रोक देता है और रिचुअल आगे बढ़ने लगता है, जहां पर प्रिंसा थोड़ी कॉन्शियस होने लगती है कि तभी वो स्पिरिट वापस से प्रिंसा को पूरी तरह से पदस कर लेती है। लेकिन तभी हम नोटिस करते हैं कि वहां पर एक लड़की नेति बाहर आती है जो कि पजेस्ड हो गई थी। वो बाहर आकर न्यू बॉर्न बेबी को खाने की बात कर रही थी, और ऐसा सेमेक यानी कि इन स्पिरिट्स ने स्टार्टिंग में कहा था, और वो वहां से भाग जाती है। खैर अब कुछ लोग उसके पीछे जाते हैं और नोटिस करते हैं कि वो एक घर की छत पर जाकर नीचे कूद जाती है और वो खत्म हो जाती है। अब अकी चैंट करते हैं कि एंसेस्टर्स ने नेति को चुना है, और नेति की बॉडी को प्रिंसा के सामने रखा जाता है एज एन ऑफरिंग। कि तभी वहां पर घुप अंधेरा छा जाता है। डॉक्यूमेंट्री टीम अपनी कैमरास की लाइट को ऑन करते हैं और एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। बायु अंगा से कहता है कि वो प्रिंसा को अकेला न छोड़े, जिस पर अंगा कहता है कि वो ऐसा नहीं होने देंगे। अब अंगा कहता है कि हेड अकी ने बताया था कि रिचुअल के दौरान नर्क का दरवाजा खुलेगा, तो ये वही पल हो सकता है। वो लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग अलग अलग होकर प्रिंसा को ढूंढेंगे, यानी कि उसकी स्पिरिट को, और टीम्स में स्प्लिट हो जाते हैं। ढूंढते वक्त उन्हें कई आवाजें आती हैं, और अब बायु जो होता है वो अंगा से ये कहता है कि ये गांव वाले होंगे और मैं उनसे पूछ कर आता हूँ कि जाना कहाँ पर है। लेकिन अंगा उसे रोकते हुए बताता है कि ये इंसान नहीं है, वो नर्क से निकली हुई स्पिरिट्स हैं। और एज एन ऑडियंस हम बहुत सारे भूत प्रेतों को वहां पर घूमता हुआ देखते हैं, यानी कि नर्क का दरवाजा खुल चुका था। धरती और नर्क के बीच की जो दीवार थी वो टूट गई थी। खैर थोड़ी देर के बाद में इंडी को प्रिंसा दिखाई देती है, जिसका पीछा करने पर वहां पर ढेर सारे भूत प्रेत दिखाई देते हैं। अब अंगा इंडी को पीछे खींचता है और इतने में ही प्रिंसा गुर्राते हुए वहां से गायब हो जाती है। अंगा को एक आवाज सुनाई देती है, जिसे फॉलो करने पर वो ये देखते हैं कि वो एंटिटी उस कॉफिन यानी कि चेयर पर बैठी हुई है, और गाँव वाले जो की मारे गए थे उनकी स्पिरिट स्लेव बनकर चैंटिंग कर रही है। और ये देखकर वो काफी डर जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं। कि तभी उन्हें प्रिंसा एक पत्थर पर पड़ी मिलती है, जिसको वो लोग संभालते हुए फील्ड से बाहर लाते हैं, और बाहर आने पर वो उसी स्पॉट पर आ जाते हैं जहां पर रिचुअल परफॉर्म हो रहा था, यानी कि वो उसकी स्पिरिट को लेकर आ गए थे, और वहां पर सभी पुतले की तरह खड़े थे। अंगा बायु से कहता है कि हमें प्रिंसा को वापस इसी चेयर पर बैठाना होगा ताकि रिचुअल पूरा हो पाए, जिस पर बायु मना करने लगता है, लेकिन अंगा उसे मनाते हुए प्रिंसा को वहां बैठा देता है। अब अचानक से वहां की लाइट्स और आग जलने लगती है और सभी लोग इस दुनिया में वापस आ जाते हैं। रिचुअल जारी रखा जाता है जहां पर अक्की और ईतो चैंटिंग कर रहे थे, और प्रिंसा के मुंह से एक काली चीज बाहर आती है, जिसको अक्की नेति के मुंह में डाल देता है, और हम देख पाते हैं कि प्रिंसा अब ठीक हो गई थी और वो वापस कॉन्शियस स्टेट में चली जाती है, यानी कि वो ठीक हो चुकी थी। अब ईतो अंगा से प्रिंसा को वहां से ले जाने के लिए कहती है, और वो सब वहां से रवाना हो जाते हैं, यानी कि प्रिंसा ठीक हो चुकी थी। और नेति जिसकी कुर्बानी दे दी गई थी उसके अंदर स्पिरिट को डाल दिया गया था, और अब उसे कैद करके फिर से दफना दिया जाएगा। रीसा अब डॉक्यूमेंट्री में बताती है कि उन्हें केयरलेसली उस एंटिटी का नाम लेने का गिल्ट है। वो बताती है कि टीम के घर आ जाने के बाद भी गांव के अंदर वो रिचुअल जारी रहा था। वो ये बताते हैं कि उन्हें नहीं पता कि वो गांव अब सुपरनैचुरल चीजों से छुटकारा पा पाया या फिर नहीं। और टीम के घर लौटने के बाद गांव में जो कुछ भी हुआ वो डॉक्यूमेंट्री में रिकॉर्ड करना अलाउड ही नहीं था, यानी कि वहां पर और भी बहुत भयानक चीजें हुई होंगी जो कि यहाँ पर बयां भी नहीं करी जा सकती। रीसा बताती है कि यह घटना बहुत ही दुखद भरी है और वो भी हफ्तों तक कोई कंटेंट नहीं बना पाएगी। आखिर में प्रिंसा कैमरा के आगे जर्नल रीसा टीम से माफी मांगती है और उन्हें हेल्प करने के लिए शुक्रिया अदा करती है। वो बताती है कि उसे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा लेसन मिल चुका है कि उसके जीने का कोई फायदा नहीं अगर वो खुद को सही रूप से समझते हुए नहीं जिएगी तो। अब आखिर में हमें कुछ रॉ फुटेजेस दिखाई जाती हैं और वार्न किया जाता है कि किसी भी स्पिरिट को जो कि उस डॉक्यूमेंट्री में आपने देखी है या फिर सुनी है उसका नाम मत लेना, यानी कि सेमेक का नाम चिल्ला चिल्ला कर बिल्कुल मत लेना, क्योंकि अगर लोगे तो वो आपको पजस कर लेगी, क्योंकि ये मूवी बिल्कुल रियल घटना के ऊपर आधारित थी। और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।
तो दोस्तों ये थी एक ट्रू स्टोरी बेस्ड इंडोनेशियन हॉरर मूवी जर्नल रीसा बाय रीजा सरस्वती। कुछ सोर्सेज की माना जाए तो ये फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित है जो कि डॉक्यूमेंट्री या फिर फाउंड फुटेज फॉर्म में है। ये फिल्म दहला देने वाले फिनोमिना, इंसिडेंट्स और थ्रिल से भरपूर है, जिसे लिखा है लीला लायला ने और डायरेक्ट किया है रिजाल मंतोवनी ने। उम्मीद करता हूँ कि आपको जरूर पसंद आई होगी और अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स के ऊपर जाकर देख सकते हैं, लेकिन अपने रिस्क पर देखिएगा। सेमेक का नाम बार बार मत लेना। अब देखो, मुझे लगता है कि आपको पूरी कहानी अच्छे से समझ में आ गई होगी, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि मैं आपको समझाना चाहूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं सेमेक के बारे में। तो देखो, यहाँ पर कई सारी ऐसी इविल वुमेन्स थी या फिर ऐसी कई सारी इविल एंटिटीज थी जिनको मिलाकर सेमेक का नाम दिया गया है। यहाँ पर कोई एक पर्टिकुलर स्पिरिट नहीं थी, ये लोग सोच रहे थे वो ऊवा है, लेकिन सेमेक को एक ऐसी स्पिरिट कहा जाता है जो कि ढेर सारी इविल स्पिरिट्स की जुड़ी हुई चीज होती है। यानी कि ये कह सकते हो कि बहुत सारा इविल एक साथ होता है। दूसरा बात करते हैं कि शुरुआत में जब ये लोग गांव के अंदर एंटर कर रहे थे तो इनको एक एम्प्टी कॉफिन दिखाई दी थी जो कि गांव वाले लेकर जा रहे थे। तो एम्प्टी कॉफिन का यहाँ पर दो काम होता है। पहला तो ये होता है कि ये लोग रिचुअल में इसको इस्तेमाल करते हैं ताकि ये इविल स्पिरिट को उसके अंदर बांध पाए, उसे कैद कर पाए, जिसके चलते होगा ये कि वो गांव वालों को अकेला छोड़ देगी और वो ट्रिक हो जाएगी। दूसरा ये, जैसा कि नीति के साथ हुआ, नीति यहाँ पर एज एन ऑफरिंग चढ़ा दी गई थी, जिसके बाद जब वो खत्म हुई उसके अंदर उस काले लिक्विड को यानी कि सेमेक इविल एंटिटी को डाल दिया गया था और अब उसकी बॉडी को उसी एम्प्टी ग्रेव के अंदर डाल दिया जाएगा, यानी कि कॉफिन के अंदर। बात रही कि वो जो हेल वाला रिचुअल था वहां पर क्या हुआ था, तो असल में नर्क के दरवाजे को खोला ही इसलिए गया था रिचुअल के जरिए ताकि वहां से प्रिंसा की असली स्पिरिट को वापस ले लिया जाए। अब 5 दिन के अंदर जो इविल स्पिरिट होती है वो ओरिजिनल स्पिरिट को दूर भेज देती है, यानी कि हेल में, ताकि वो यहाँ पर आ पाए, यानी कि हमारी धरती के ऊपर इंसानी शरीर में। जिसके चलते प्रिंसा को बचाने का यही एक तरीका था और नर्क से उसकी स्पिरिट को वापस लाकर उसे कुर्सी पर बैठा दिया गया, यानी कि उसके शरीर के अंदर। जिसके चलते जो दूसरी स्पिरिट थी यानी कि सेमेक थे वो बाहर निकल गए थे, यानी कि उसी काले लिक्विड के रूप में, जिसको नीति के अंदर डालकर उसी एम्प्टी ग्रेव में दफना दिया गया। या फिर ये कह सकते हैं कि जो सेमेक था वो वापस से हेल में चला गया था। और आप ये भी सोच रहे होंगे कि नीति को किसने पजेस किया था, तो नीति को भी सेमेक ने ही पजेस किया था, तभी तो वो ये कह रही थी कि उसको न्यू बॉर्न खाना है। इनफैक्ट एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो सेमेक था ना, यानी कि जो इविल है, उसे न्यू बॉर्न को खाना पसंद था, इसलिए प्रिंसा के अंदर जब वो आती थी तो वो ये कहा करती कि उसको न्यू बॉर्न खाना है, यानी कि वायु ने उसे ये कहा था कि वो उसके लिए कुछ भी कर देगा। तो तभी वहां पर पोजेशन में उसने ये कहा था कि उसको न्यू बॉर्न बेबी का मांस खाना है। एक और चीज मुझे ऐसी लगती है कि एग्जॉर्सिज्म करने के लिए एंटिटी का नाम जानना जरूरी होता है, तो गांव वालों ने शायद से इन सभी एंटिटीज को सेमेक का नाम दे दिया था ताकि वो पिन पॉइंट करके एग्जैक्टली एग्जॉर्सिज्म कर पाए। तो दोस्तों ये थी रीसा जर्नल बाय रीसा सरस्वती फिल्म की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि अब आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, लेकिन अगर आपका फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि 1 मिलियन जल्दी से पूरे हो जाएं। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली धमाकेदार वीडियो के साथ में, तब तक के लिए